हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं गणित। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित। जो कुछ वीडियो हमने बेसिक पढ़ाई की थी जो सभी के लिए कॉमन थी, है ना, वो सभी के लिए काम की है ना। आज अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं की गणित। और आज से अपन कक्षा 9वीं की हर दिन एक वीडियो पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम संपूर्ण गणित पढ़ेंगे। हमारे कहने का मतलब है पहले हम कॉन्सेप्टों को करेंगे, फिर हम प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम सारी जितने क्वेश्चन हमारी कक्षा 9वीं की गणित में है NCERT पुस्तक में, हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। पहले हम उसका कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम उस पर आधारित सवालों को करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 1। अध्याय 1 है कक्षा 9वीं, कक्षा 9वीं अध्याय 1। अध्याय 1 है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, है ना। तो संख्या पद्धति में क्या पढ़ना होता है ना, तो संख्या पद्धति में हमें पढ़नी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो इन सब के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जो आप लोगों को मिल गई होगी। यदि जिसने भी वो वीडियो को नहीं देखी तो आप पहली वीडियो, हमारी सबसे पहली वीडियो यही थी, उसका नाम है गणित समझना है तो शुरुआत यहाँ से करें, आधारभूत गणितीय अवधारणाएं। उसमें जो पहली वीडियो है उसमें हमने इन सभी सब के बारे में पहले से पढ़ के रखा है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम उसमें पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आपकी जो कक्षा 9वीं का अध्याय 1 है वो परिमेय संख्याओं से स्टार्ट हुआ है ना। तो परिमेय संख्याओं को हम पुनः पढ़ लेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं और Q ≠ 0 हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो परिमेय संख्याएं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं, P/Q के रूप की होती हैं और जहां Q बराबर नहीं हो 0 के। तो देखो P/Q का मतलब होता है, यहाँ P जो ऊपर की संख्या उसको बोलते हैं अंश और जो नीचे की संख्या है उसको बोलते हैं हर, है ना। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं और उसने क्या बोला, Q 0 ना हो। Q जो है ना, Q का मतलब है जो बटे में है, बटे में है मतलब जो हर में है, वह संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि उसकी शर्त का मतलब है ना, जो उसने शर्त लगा के दी है कि Q ≠ 0। क्यों उसने ऐसा इसलिए बोला है कि जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं जैसे 5/0 या 0/5। जी हमने दो सवाल लिखे, क्या इन दोनों के उत्तर समान हैं? है ना, इन दोनों के उत्तर समान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसका मतलब है हमें 5 में 0 से भाग लगाना है और इसका मतलब है हमें 0 में 5 से भाग लगाना है। यहाँ 5 में 0 से भाग लगाना है, यहाँ 0 में 5 से भाग लगाना। तो हम जानते हैं भाग लगाते ना, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि उत्तर क्या आ जाए? 0। तो हम जानते हैं कि 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ दें तो मतलब 5 का गुणा यदि हम 0 में कर देंगे तो 5 0 0, है ना, उत्तर आ जाएगा हमारा क्या? तो इस सवाल का उत्तर क्या है? 0। लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या है कि हम 0 का दुनिया कितनी बार पढ़ें कि 5 आ जाएं, है ना। तो ये चीज़ अपरिभाषित है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 का पहाड़ा या हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें संख्या क्या मिलती है? हमेशा 0 मिलती है। तो ये जो इसमें बात लिखी है, ये बात कैसी है? अपरिभाषित है। ये कौन सी बात है? अपरिभाषित, मतलब इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या हम इसको बोल सकते हैं अनंत भी बोल सकते हैं ना। तो ये जो आप लेटे हुए 8 टाइप का देख रहे होगे, है ना, ये वास्तव में क्या है? इसको अनंत बोलते हैं या
अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता कि इसका उत्तर क्या आएगा, है ना। इसलिए उसने शर्त में हमसे क्या बोला है कि वे संख्या जो p बटे q की रूप की हो, जहाँ p अंश कहलाता है और q हर कहलाता है, और q मतलब हर मतलब बटे की संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0। क्यों, यदि q हर 0 हो जाता है तो इसका उत्तर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो इसलिए उसने शर्त को बोला था कि p बटे q हर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है, बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, है ना। बाकी की प्राकृतिक संख्या हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, हम इसकी एक वीडियो बना चुके हैं, हम फिर से बोलते हैं, यदि जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, है ना, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं, वे संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जाती हैं। हम बोल सकते हैं कि जो वे संख्याएँ जो धन 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं। जैसे मान लो हमने आपको कुर्सी या एक क्लास के बच्चों को गिनने को बोला, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, 1 से, है ना। हम गिनेंगे 1 2 3 4, ना कि 0 से, है ना। तो वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं ना। और ये 1 से शुरू होकर धन अनंत तक जाती हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं, उन्हीं के समूह में यदि हम 0 और शामिल कर दें, है ना। जैसे समझाया दे रहा है, जैसे ये था आपका क्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जी धन अनंत तक चाहे, तो ये क्या थी, हमारी प्राकृतिक संख्या। इनको हम बहुत डिटेल से हम फिर से बोल रहे हैं, समझा चुके हैं, आप पहले वो वीडियो देख लेना। ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं की बात करें यदि हम, तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगी, इन्हीं संख्याओं के समूह हैं, जो संख्याओं का समूह था, इसमें 0 और शामिल कर दें, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती हैं हमारी पूर्ण संख्या, है ना। क्या किया, जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनमें 0 और शामिल कर दिया, तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और तीसरा बन जाता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं सभी धनात्मक, सभी धनात्मक से मतलब है 1 2 3 डॉट 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 धन अनंत तक, ये कहलाती हैं सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक का मतलब है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डॉट 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 ऋण अनंत तक, और इसमें 0 और, है ना। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 से मिलकर बना संख्या समूह क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक संख्याएं कहलाती। देखिए, जब हमने पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा बोली तो हमने आपको 0 अलग से बोला। हमने क्या बोला, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0। तो हमने 0 इसलिए अलग से बोला है क्योंकि जो 0 होता है ना वो धन का होता है, ना ऋण का, ना वो धनात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है। इसलिए जब हम पूर्णांक संख्याओं को परिभाषा बोलते हैं तो क्या बोलना पड़ता है, सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं, है ना। तो परिमेय संख्याएं हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। और ये रहा आपका कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 9.1 का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन 9.1 के सवालों को हल करेंगे। उसके बाद हम 9.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं प्रश्नावली 9.1, अध्याय 9 के प्रश्नावली 1.1, सॉरी यदि हमने पिछली 9.1 बोला तो प्रश्नावली 1.1 के सवालों को। तो प्रश्नावली 1.1 के सवाल क्या हैं, जैसे पहला ही सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0। तो देखो उसने हमसे क्या बोला है कि क्या आप 0, है ना, उसने क्या बोला है यहाँ पर बोलते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, इसको चाहे तो चल लिखा रहने दो ना। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, क्या आप 0 को, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हम बोल देंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हम, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हम 0,
है ना। शून्य के बटे में हम कुछ, जिसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 0/1 भी लिख सकते हैं, हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं शून्य में किसी भी संख्या से भाग लगाने पर उत्तर क्या आएगा, शून्य आएगा। तो 0/1, 0/2, 0/3 हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसने क्या बोला है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, तो हमने इसे p/q के रूप में लिखा है। फिर क्या बोल रहा है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है ना, तो p और q मतलब ऊपर की अंश और नीचे का दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो 0 और 1 जे भी पूर्णांक है, जे भी पूर्णांक है, जे भी पूर्णांक है। हाँ, तो तीनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, मतलब इस तीनों में दोनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। फिर उसने हमसे क्या बोला है कि q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप इन उदाहरण में q का मतलब बटे की संख्या, बटे की संख्या मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या में हमारा हर 0 नहीं है। तो ये था उसके प्रश्न का सवाल कि हम इसको लिख सकते हैं ना। अब हमारा दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या है कि हमसे बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखी है। उसने बोला है 3 और 4 के बीच में हमें क्या लिखना है, 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए इनको लिखने के बहुत सारे हल हो सकते हैं ना। तो हम आपको एक साधारण सा हल बताते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको हर समान करते हैं, है ना। हर समान करने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे आप 3 और 4 के बीच में बोले, तो अभी 3 और 4 के बीच में यदि हम संख्याओं की बात करें तो 3 के बाद सीधा 4 आ गया, है ना। तो नॉर्मली इसको लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हम ऊपर इसमें 10 से गुणा कर देते हैं और यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं। लेकिन 10 से गुणा करना ऊपर क्या सही होगा, है ना। तो केवल ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना। तो अपन क्या करते हैं, नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं, यहाँ नीचे भी क्या कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो क्या बन गई, 10 तिया 30/10 और यहाँ पर क्या हुआ, 10 चौके 40/10। अब हमें इसकी भी 6 परिमेय संख्या लिखना है। उसने हमसे 6 बोला था, हम 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे 30/10 अंग लिया जाएगी 31/10, फिर अंग लिया जाएगी 32/10, अंग लिया जाएगी 33/10 और अंग लिया जाएगी 34/10, अंग लिया जाएगी 35/10 और अंग लिया जाएगी 36/10। तो जी हमारी हो चुकी 1 2 3 4 5 6, जी हमारी क्या हो गई 6। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या हो गई हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं ना। तो हम इस सवाल को ऐसे हल कर सकते हैं, समझ पाए होगे। हाँ, अगले सवाल है ना, अगला सवाल है हमारा, क्या बोला है उसने, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, इसी प्रकार अपन अगले सवाल को भी हल कर लेंगे, है ना। क्या है तीसरा सवाल है हमारा कि हालांकि यदि आप लोग उत्तरमाला से पिछले सवाल का जो हमने मिटा दिया है, उस सवाल को उत्तरमाला से उत्तर मिलाओगे तो आप देख सकते हो कि उत्तरमाला के हिसाब से नहीं आ रहा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उत्तरमाला के हिसाब से उत्तर लाएं, है ना। हम अपने हिसाब से उस उत्तर को, है ना, उसने बोला था आप कैसे भी बता सकते हो ना कि वो उत्तर भी सही है और वो भी उत्तर सही है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है हमारा 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या 5 परिमेय संख्याओं को बताना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर है क्या है 4/5 है। तो यहाँ पर 3 की बाद क्या आ गया 4, तो इनके बीच में अभी तो परिमेय संख्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं 10 से गुणा कर सकते हैं, है ना। ऊपर नीचे क्या कर दें 10 से गुणा कर दें। आप बोलोगे सर 10 ही से गुणा क्यों कर रहा है, 2 से क्यों नहीं कर रहा है। देखो हम 2 से भी कर सकते थे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 6 और यहाँ का क्या मिलेगा 8। तो 6 और 8 के बीच में केवल एक ही संख्या बच जाएगी 7। तो केवल हम एक ही संख्या लिख पाएंगे। हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 मिलेगा, यहाँ पर 12 मिलेगा, 2 संख्याएं लिख पाएंगे ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 तिया 30 और यहाँ पर आ जाएगा 10 पंजे 50। यहाँ पर भी जब उस साइड किया तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 चौके 40, 10 पंजे 50। हर हमारा समान होना चाहिए। अब इसके बाद लिख दो 31/50,
32/50, 33/50, 34/50, है ना, और 35/50, और भी चाहो तो आप लिख सकते हो। उसने 5 बोला था तो हमने ये 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच लिख दी। समझ पाए होगे, है ना। अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल है इसी का। चौथा सवाल क्या है? सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है चौथा सवाल में। तो देखिए चौथा का जो पहला है क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सवाल ने क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब सवाल हमसे ये बोलना चाह रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ, तो ये सत्य हो जाएगा। जी बात क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। क्यों सत्य? इसलिए हो जाएगी कि हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखें। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं, है ना, ये कहलाती हैं क्या? प्राकृतिक संख्याएं। तो उसने बोला है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। हाँ, तो क्योंकि पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू और पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से शुरू। तो जो संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं, सॉरी हम ये बोल सकते हैं कि जितनी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं? पूर्ण संख्याओं में आती हैं, है ना। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब इसी का यदि हम उल्टा बोलें, इसी सवाल का यदि हम उल्टा बोलें, वो उल्टा बोलने लग जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती। इसका उल्टा बोल जाएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सवाल गलत। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि पूर्ण 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक 1 से शुरू होती। तो इसका उल्टा ठीक सही सत्य नहीं है, वो असत्य है, लेकिन ये सत्य। इसी का दूसरा सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे इसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है, पूर्णांक आप लोग समझते हो हम बनाए दे रहे हैं, है ना। जैसे ये एक संख्या रेखा, ये क्या है? एक रेखा है, हमने इस पर लिख दी संख्या है, तो ये क्या कहलाएंगे? संख्या रेखा, है ना। ये किसकी संख्या रेखा है? ये पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा है। तो हमसे सवाल बोला प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितनी भी पूर्णांक है, ऋणात्मक भी धनात्मक भी 0 भी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से, मतलब जे हैं, है ना। हम जी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, देखो जी इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जी क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन उसने बोल दिया कि पूर्णांक भी, तो पूर्णांक तो पीछे छूट गई, है ना। क्योंकि ये पूर्णांक जो थी ये पूर्ण संख्याओं में नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होती हैं और इस ओर जाती हैं। जी आपको दिख रही है ये पूर्णांक है, और जिस सॉरी जी आपको दिख रही है ये क्या है? पूर्ण संख्या है। जी आपको दिख रही है ना, ये पूर्ण संख्या है। और हम इनकी बात करें तो ये सारी पूर्णांक है। तो पूर्णांक में अगर पूर्णांक होती तो ये संख्या छूट गई ना पूर्ण में, है ना। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक है और ये पूर्ण बस यहाँ से, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। हाँ, अगर इसका उल्टे की बात करें कि सारी पूर्ण संख्या मतलब ये संख्याएं सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, हाँ, तो क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों में आ रही हैं, लेकिन सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं में नहीं आई। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे सवाल की, है ना। इसको मिटा के यहीं पर लिखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक
परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो सवाल क्या बोला कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए ये असत्य बोल रहा है ना, ये असत्य बोल रहा है। इसमें इसके दो कारण हैं। सबसे पहले हम बात करें कि उसने क्या बोला, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात करें, जैसे हमने बोला 3/2 है ना, 3/2। हम इसकी बात करें कि जी एक पूर्ण संख्या है तो कि जी पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि हम इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 बच गए 1, 2 पंजी 10। तो जी क्या है, 1.5 है ना, 1.5 को हम क्या बोलते हैं, 1.5 भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं आना चाहिए कि 1.5, 2.5, 3.5 है ना। पूर्ण का मतलब होता है पूरी हो, या तो 1 या तो 2 है ना, या तो 2 या तो 3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1, 1.5, 2, 2.5, 2.4, 2 के बाद 2.5, 3, 3.5, 3, ऐसे होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह क्या हो जाएगा, असत्य। एक तो इसका जी कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि यदि हम बोलें कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या में जे भी आती हैं, जैसे 3/4 ऋण 3/4 है, जे क्या है कि एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक कभी भी पूर्ण में नहीं आते है ना। तो दो कारण हो गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसके ये थे हमारा 1.1 प्रश्नावली।